जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा आदमी था जो पावर और वेल्थ के सबसे ऊंचे सर्कल्स में मूव करता था। उसने खुद को एक ब्रिलियंट फाइनेंसर के रूप में पेश किया, एक सेल्फ मेड आदमी जिसने ब्रुकलिन के एक मामूली बैकग्राउंड से उठकर ग्लोबल स्टेज पर एक की प्लेयर बन गया था। उसकी दुनिया प्राइवेट आइलैंड्स, फैले हुए मैंशंस और एक प्राइवेट जेट की थी जो एलीट को दुनिया भर में ले जाता था। उसने मिस्ट्री और इंटेलिजेंस की एक इमेज बनाई, अक्सर पावरफुल गवर्नमेंट्स के साथ अपने काम और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मार्केट्स की अपनी गहरी समझ का हिंट देता था। इस केयरफुली क्राफ्टेड पर्सोना ने उसे कनेक्शंस का एक इनक्रेडिबल नेटवर्क बनाने में मदद की, जिसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, रॉयल्स, नोबेल लॉरेट्स और इंडस्ट्री के टाइटन्स शामिल थे। वह सिर्फ पावर के करीब नहीं था, वह एक हब था जिसके थ्रू पावर फ्लो करता था, जिससे वह उसे ऑब्जर्व करने वालों के लिए फैसिनेटिंग और फॉर्मिडेबल दोनों बन गया। एप्स्टीन की अपार संपत्ति का सोर्स हमेशा एम्बिग्युइटी में घिरा रहता था, जिसने उसके मिस्टीक को और बढ़ा दिया। उसने एक सिलेक्ट अल्ट्रा वेल्थी क्लाइंटेल के लिए पैसा मैनेज किया, जिसमें सबसे खास लेस्ली वेक्सनर, एल ब्रांड्स के बिलियनियर फाउंडर थे। हालांकि उसके फाइनेंशियल डीलिंग्स की डिटेल्स को इंटेंसली प्राइवेट रखा गया था, जिससे सालों से बहुत स्पेकुलेशन होता रहा। ट्रांसपेरेंसी की यह कमी उसके ऑपरेशंस की एक हॉलमार्क थी, जो उसके बिजनेस अफेयर्स से लेकर उसके पर्सनल लाइफ तक फैली हुई थी। उसने अपनी फॉर्च्यून का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च को फंड करने और लेविश गैदरिंग्स होस्ट करने के लिए किया, जिससे इन्फ्लुएंशियल लोग उसके ऑनर बिट में आ गए। ये कनेक्शंस सिर्फ कैजुअल एक्वेंटेंसेस नहीं थे, उन्होंने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई, जिससे उसे अनटचेबिलिटी का एक ऑनरा मिला, जो बाद में उसकी कहानी और उसके बाद हुए इनजस्टिस के लिए सेंट्रल साबित होगा। उसका सोशल नेटवर्क जितना इंप्रेसिव था, उतना ही एक्सटेंसिव भी। फोटोग्राफ्स में वह फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और स्टीफन हॉकिंग जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के साथ कैद था। इन एसोसिएशंस ने उसे लेजिटिमेसी और प्रेस्टीज का एक वेनियर दिया। उसे एक कनेक्टर के रूप में देखा जाता था, ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिक्स, साइंस और हाई सोसाइटी की अलग अलग दुनिया के लोगों को एक साथ ला सकता था। दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक यह एक्सेस उसकी करेंसी थी। इसने उसे इंडिस्पेंसेबल बना दिया और लंबे समय तक उसे सीरियस स्क्रूटिनी से बचाया। दुनिया उसका स्टेज थी और उसने वेल कनेक्टेड पपेट मास्टर का रोल रिमार्केबल स्किल के साथ निभाया, खुद के चारों ओर इन्फ्लुएंस का एक किला बनाया। हालांकि ग्लैमर और इन्फ्लुएंस के इस फसाड के पीछे एक बहुत ज्यादा डार्क रियलिटी आकार ले रही थी। उसकी प्रॉपर्टीज, खासकर पाम बीच, फ्लोरिडा में उसका मैंशन और उसका प्राइवेट कैरिबियन आइलैंड, जिसे लिटिल सेंट जेम्स के नाम से जाना जाता था, सिर्फ अमीरों और प्रसिद्ध लोगों के लिए रिट्रीट्स नहीं थे, वे भयानक अपराधों के लिए सेटिंग्स थे। सालों तक बहुत कम उम्र की महिलाओं के लिए उसकी प्रेफरेंस के बारे में फुसफुसाहट और अफवाहें सर्कुलेट होती रहीं, लेकिन उसकी पावर और उसके नेटवर्क की लॉयल्टी ने इन कहानियों को मेनस्ट्रीम में आने से रोके रखा। इन्हीं लग्जरियस कंपाउंड्स के भीतर, पब्लिक व्यू से दूर, एप्स्टीन ने एब्यूज का एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन ऑर्केस्ट्रेट किया, जिसमें कमजोर लड़कियों को निशाना बनाया गया। उसकी पब्लिक इमेज और उसके प्राइवेट एक्शंस के बीच का गहरा कंट्रास्ट आखिरकार एक ऐसी कहानी का फोकस बन गया जिसने दुनिया को चौंका दिया। जेफरी एप्स्टीन की केयरफुली कंस्ट्रक्टेड दुनिया में पहली बड़ी दरार 2000 के दशक के बीच में पाम बीच, फ्लोरिडा में दिखाई दी। एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई जब एक पेरेंट ने रिपोर्ट किया कि उनकी 14 साल की बेटी को उसने मोलेस्ट किया था। इस एक शिकायत से जल्द ही एक डिस्टर्बिंग पैटर्न का पता चला। दर्जनों अन्य युवा महिलाएं और लड़कियां ऐसे ही किस्से लेकर सामने आईं, जिसमें एब्यूज की एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का वर्णन किया गया था। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें अक्सर डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से रिक्रूट किया गया था और उन्हें मसाजेस ऑफर करने के बहाने एप्स्टीन के मैंशन में लाया गया था। वहां पहुंचने पर उन्हें एप्स्टीन द्वारा सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। आरोपों ने आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की नहीं,
बल्कि एक वेल्थी कम्युनिटी के भीतर खुलेआम काम कर रहे एक सोफिस्टिकेटेड और प्रीडेटरी सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग की तस्वीर पेश की। स्थानीय कानून प्रवर्तन द्वारा जुटाए गए एविडेंस के बावजूद, जिसमें कई विक्टिम्स की गवाही शामिल थी, जस्टिस की राह ने एक चौंकाने वाला और अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिया। उस समय के यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा के नेतृत्व में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन की हाई पावर्ड लीगल टीम के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस में प्रवेश किया। इन नेगोशिएशंस ने विक्टिम्स और उनके अटॉर्नीज को बाहर रखा, उन्हें उनकी ओर से की जा रही डील के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में रखा। यह सीक्रेसी उन लोगों के साथ एक गहरा विश्वासघात था जिनकी जस्टिस सिस्टम को रक्षा करनी थी। विक्टिम्स, जिन्होंने सामने आकर इमेंस करेज दिखाया था, उन्हें अपनी बात कहने और अपने एब्यूजर को अपने व्यापक अपराधों के लिए एक उचित ट्रायल का सामना करते हुए देखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इन सीक्रेट टॉक्स का नतीजा कुख्यात 2008 गैर अभियोजन समझौता था। यह डील असाधारण रूप से लीनियंट थी। इसने एप्स्टीन को गंभीर संघीय आरोपों से बचने की अनुमति दी जो उसे आजीवन जेल में डाल सकते थे। इसके बजाय उसने 2 कम राज्य स्तरीय प्रोस्टिट्यूशन आरोपों के लिए दोषी ठहराया, जिनमें से एक में एक नाबालिग शामिल था। उसे एक सेक्स ऑफेंडर के रूप में रजिस्टर करने की आवश्यकता थी और उसने एक काउंटी जेल में सिर्फ 13 महीने की सेवा की, जिसमें से अधिकांश समय वर्क रिलीज पर बिताया। उसे दिन में 12 घंटे तक, हफ्ते में 6 दिन अपने ऑफिस जाने के लिए जेल छोड़ने की अनुमति थी। इस स्वीटहार्ट डील ने एप्स्टीन और किसी भी संभावित सहसाजिशकर्ताओं के लिए संघीय अभियोजन से इम्यूनिटी भी प्रदान की, जिससे एक बहुत बड़ी जांच प्रभावी ढंग से बंद हो गई। इस प्ली डील को लेकर विवाद तुरंत शुरू हो गया था और सालों तक बना रहा। इसे व्यापक रूप से न्याय का घोर गर्भपात, एक 2 स्तरीय प्रणाली का ब्लेटेंट उदाहरण माना गया, जहां धनी और वेल कनेक्टेड लोग जवाबदेही से अपना रास्ता खरीद सकते हैं। आलोचकों और पीड़ितों ने तर्क दिया कि एप्स्टीन की शक्ति और प्रभाव ने उसे कानूनी प्रणाली को अपने लाभ के लिए हेरफेर करने की अनुमति दी थी। इस डील ने प्रभावी ढंग से उसके अपराधों के पूर्ण दायरे को दफना दिया और उसके शक्तिशाली सहयोगियों को जांच से बचाया। इसने एक चिंताजनक संदेश भेजा कि दर्जनों विश्वसनीय आरोप लगाने वालों के बावजूद न्याय की गारंटी नहीं थी। यह विवादास्पद समझौता मियामी हेराल्ड में मेरी रिपोर्टिंग का एक केंद्रीय फोकस बन गया, क्योंकि हमने उन बैकग्राउंड डीलिंग्स को उजागर करने का काम किया था जिन्होंने एक प्रीडेटर को मुक्त कर दिया था। अपनी 2008 की प्ली डील के 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद जेफरी एप्स्टीन बड़े पैमाने पर लग्जरी और इन्फ्लुएंस के अपने जीवन में लौट आया। हालांकि एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर होने के दाग के साथ उसने एलीट के साथ सोशलाइज करना जारी रखा और अपनी विशाल संपत्ति का प्रबंधन किया। हालांकि उसकी हल्की सजा का अन्याय उसके विक्टिम्स के लिए कभी फीका नहीं पड़ा। जवाबदेही के लिए उनकी अथक खोजी पत्रकारिता के साथ, जिसने सीक्रेट डील को प्रकाश में लाया, धीरे धीरे कानून प्रवर्तन पर मामले की फिर से जांच करने का दबाव बनाया। उसके अपराधों के दायरे के बारे में जनता की समझ बढ़ी और उसके साथ आक्रोश भी बढ़ा। मीटू का युग भी एक ऐसा माहौल लेकर आया जहां आखिरकार शक्तिशाली एब्यूजर्स को जवाबदेह ठहराया जा रहा था और एप्स्टीन को एक सच्ची जवाबदेही का सामना करने की मांग अधिकारियों के लिए अब और अनदेखी करने के लिए बहुत तेज हो गई थी। यह बढ़ता दबाव 6 जुलाई 2019 को चरम पर पहुंच गया। पेरिस से लौटने पर संघीय एजेंटों ने न्यू जर्सी के टेटेरबोरो एयरपोर्ट पर जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया। इस बार आरोप न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में संघीय प्रोसिक्यूटर्स द्वारा दायर किए गए थे। उसे नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग की साजिश रचने के गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया था। इस गिरफ्तारी ने उसके शक्तिशाली सर्कल्स में सदमे की लहर पैदा कर दी। वह व्यक्ति जो अछूत लग रहा था, अचानक हथकड़ी में था। बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने की संभावना का सामना कर रहा था। पब्लिक रिएक्शन राहत और विंडिकेशन का मिश्रण था, खासकर उन सर्वाइवर्स के लिए जिन्होंने इस पल का इतनी देर तक इंतजार किया था। ऐसा लगा जैसे न्याय जो लंबे समय से रुका हुआ था आखिरकार मिल सकता है।
गिरफ्तारी ने मीडिया में आग लगा दी और जनता में तीव्र आकर्षण पैदा किया। नया ट्रैफिकिंग नेटवर्क के बारे में नए डिटेल्स सामने आने और उसके प्रसिद्ध परिचितों में से कौन-कौन शामिल हो सकता है, इस बारे में अटकलें बढ़ने के साथ यह मामला दुनिया भर में सुर्खियों में रहा। कोर्ट की कार्यवाही को बारीकी से देखा गया और उसकी जमानत की अपील खारिज कर दी गई। जज ने उसे फ्लाइट रिस्क और कम्युनिटी के लिए खतरा बताया। एप्स्टीन को मैनहट्टन के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल में भेजा गया, जहां वह अपने ट्रायल का इंतजार कर रहा था। दुनिया देख रही थी, एक ऐसे ट्रायल की उम्मीद कर रही थी जो दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों के गहरे रहस्यों को उजागर करने का वादा करता था। प्रत्याशा की भावना स्पष्ट थी। यह सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं था, बल्कि उस पूरी प्रणाली के बारे में था जिसने उसे सक्षम किया था। वह अत्यधिक अपेक्षित ट्रायल हालांकि कभी नहीं हुआ। 10 अगस्त 2019 को उसकी गिरफ्तारी के 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बाद जेफरी एप्स्टीन अपनी सेल में अनुत्तरदायी पाया गया। उसे एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। न्यूयॉर्क शहर के मेडिकल एग्जामिनर ने आधिकारिक तौर पर उसकी मौत को फांसी लगाकर आत्महत्या करार दिया, लेकिन उसकी मौत के आसपास की परिस्थितियों को तुरंत गहरे संदेह के साथ देखा गया। उसकी मौत से कुछ समय पहले उसे आत्महत्या निगरानी से हटा दिया गया था। उसे मॉनिटर करने के लिए नियुक्त 2 गार्ड कथित तौर पर सो गए थे और रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी, और उसकी सेल के बाहर 2 कैमरे खराब हो गए थे। इन सुरक्षा चूक ने षड्यंत्र सिद्धांतों का तूफान पैदा कर दिया, जिसमें कई लोगों का मानना था कि उसे अपने शक्तिशाली सहयोगियों का नाम लेने से रोकने के लिए मार दिया गया था। उसकी मौत ने अनुत्तरित प्रश्नों का एक शून्य छोड़ दिया और यह सुनिश्चित किया कि कई रहस्य उसके साथ कब्र में चले गए। एप्स्टीन फाइल्स शब्द कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि इसे अक्सर केस से रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स के लिए एक कैच ओनेल के रूप में यूज किया जाता है। प्राइमरी तौर पर यह 2015 के सिविल लॉसूट से कोर्ट रिकॉर्ड्स के एक बड़े कलेक्शन को रेफर करता है, जिसे एप्स्टीन की सबसे प्रमुख एक्यूजर वर्जीनिया गिफ्रे ने घिस्लाइन मैक्सवेल के खिलाफ दायर किया था। यह लॉसूट सेटल हो गया था, लेकिन आप जानते हैं, इसमें दायर कई डॉक्यूमेंट्स सालों तक सील रहे। इन डॉक्यूमेंट्स में डिपोजिशंस, विटनेस टेस्टिमनीज, मोशंस और अन्य लीगल फाइलिंग्स शामिल हैं, जिनमें सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन के बारे में डिटेल्ड एलिगेशंस हैं। समय के साथ कोर्ट्स ने इन रिकॉर्ड्स को धीरे-धीरे अनसील करने का आदेश दिया है, उन्हें बैचेस में पब्लिक के लिए जारी किया है। हर रिलीज ने सिग्निफिकेंट मीडिया अटेंशन पैदा किया है, क्योंकि जर्नलिस्ट्स और पब्लिक नई जानकारी के लिए पन्नों को खंगालते हैं। इन अनसील्ड डॉक्यूमेंट्स का एक मुख्य कंपोनेंट एप्स्टीन से किसी न किसी तरह से जुड़े कई व्यक्तियों के नाम हैं। ये नाम विभिन्न संदर्भों में दिखाई देते हैं। कुछ को संभावित गवाहों के रूप में मेंशन किया गया है, कुछ को कर्मचारियों के रूप में, कुछ को ऐसे लोगों के रूप में जो उसके प्राइवेट जेट में उड़े थे, और अन्य को विक्टिम्स द्वारा लगाए गए आरोपों के संदर्भ में नामित किया गया है। डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन के पर्सनल कैलेंडर और उसके तथाकथित ब्लैक बुक ऑफ कॉन्टैक्ट्स के अंश भी शामिल हैं, जिसमें हजारों अमीरों और शक्तिशाली लोगों के नाम और फोन नंबर लिस्टेड हैं। क्योंकि इन फाइलों में कच्चे, अप्रमाणित आरोप और सहयोगियों की लिस्ट शामिल है, वे वास्तव में तीव्र अटकलों और विवाद का स्रोत बन गए हैं। इन नामों की रिलीज अक्सर पूर्ण संदर्भ के बिना सोशल मीडिया पर अनगिनत सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है। इन रिकॉर्ड्स के भीतर सबसे अधिक चर्चा किए गए तत्वों में से एक एप्स्टीन के निजी विमान से उड़ान लॉग है, जिसे अक्सर लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता है। ये लॉग उन यात्रियों के नाम सूचीबद्ध करते हैं जो उसके साथ दुनिया भर में उसकी विभिन्न संपत्तियों पर यात्रा करते थे, जिसमें यूएस वर्जिन आइलैंड्स में उसका निजी द्वीप भी शामिल था। इन उड़ान लॉग पर एक प्रमुख व्यक्ति के नाम की उपस्थिति को अक्सर गलत काम का निश्चित प्रमाण माना गया है। हालांकि इस जानकारी को सावधानी से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के जेट में उड़ान भरना अपने आप में अपराध या आपराधिक गतिविधि का ज्ञान भी नहीं है। सूचीबद्ध कई व्यक्ति
एप्स्टीन के साथ वैध व्यापार या सामाजिक कारणों से उड़ान भर सकते थे जो उसके आपराधिक व्यवहार से पूरी तरह अनजान थे। इसलिए यह जोर देना आवश्यक है कि एप्स्टीन फाइल्स में एक नाम का मात्र उल्लेख, चाहे वह गवाही में हो, उड़ान लॉग में हो या संपर्क पुस्तक में हो, अपराध का सबूत नहीं है। ये अदालती दस्तावेज हैं, अंतिम निर्णय नहीं। इनमें ऐसे आरोप शामिल हैं जिनकी एप्स्टीन के खिलाफ आपराधिक अदालत में कभी जांच नहीं की गई थी। साथ ही संपर्क की साधारण सूचियां भी शामिल हैं। इन फाइलों के अनासील होने से एप्स्टीन की दुनिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है और उसके नेटवर्क के दायरे को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि मीडिया और जनता दोनों की जिम्मेदारी है कि वे एसोसिएशन और मिलीभगत के बीच अंतर करें और निराधार आरोपों से बचें। न्याय के लिए सबूत और उचित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, न कि अधूरी जानकारी के आधार पर जनमत द्वारा ट्रायल की। जेफरी एप्स्टीन के अपराधों पर कोई भी चर्चा घिस्लाइन मैक्सवेल की सेंट्रल भूमिका को समझे बिना पूरी नहीं होती। ब्रिटिश सोशलाइट और बदनाम मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी सालों तक एप्स्टीन की सबसे करीबी साथी और विश्वासपात्र थी। वह उसकी सोशल लाइफ की आर्किटेक्ट थी। अपने बेदाग कनेक्शन और सोफिस्टिकेटेड चार्म का इस्तेमाल करके उसके लिए सोसाइटी के उच्चतम स्तरों तक दरवाजे खोलती थी। गवाहों और पीड़ितों ने लगातार उसे सिर्फ एक बाईस्टैंडर के रूप में नहीं, बल्कि एब्यूज के एक प्रमुख फैसिलिटेटर के रूप में वर्णित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मैक्सवेल प्राथमिक रिक्रूटर थी, अपनी अच्छी तरह से बात करने वाली और एलिगेंट महिला की स्थिति का उपयोग करके युवा, कमजोर लड़कियों और उनके पेरेंट्स का विश्वास हासिल करती थी। वह फ्रेंडली चेहरा थी जिसने उन्हें एप्स्टीन के प्रीडेटरी वेब में फंसाया। एप्स्टीन के 2008 की प्ली डील के सालों बाद भी मैक्सवेल बड़े पैमाने पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बची रही। उस एग्रीमेंट में इम्यूनिटी क्लॉज ने उसे उस समय फेडरल प्रोसिक्यूशन से बचाया और वह पब्लिक आई से हट गई। हालांकि एप्स्टीन की 2019 की गिरफ्तारी और मौत के बाद कानून प्रवर्तन और पब्लिक का फोकस सीधे उस पर चला गया। सर्वाइवर्स ने विशेष रूप से मैक्सवेल की एब्यूज में उसकी भूमिका के बारे में बोलने के लिए हिम्मत जुटाई, यह बताते हुए कि उसने कथित तौर पर इसे कैसे निर्देशित किया और कभी-कभी इसमें भाग भी लिया। जुलाई 2020 में एप्स्टीन की मौत के लगभग एक साल बाद एफबीआई ने न्यू हैम्पशायर में घिस्लाइन मैक्सवेल को गिरफ्तार कर लिया, जहां वह छिपी हुई थी। उस पर कई फेडरल क्राइम्स का आरोप लगाया गया, जिसमें नाबालिगों को बहकाना और सेक्स ट्रैफिकिंग शामिल थे। उसका ट्रायल, जो 2021 के अंत में हुआ, एक लैंडमार्क इवेंट था। यह दुनिया को एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग की पूरी लीगल एग्जामिनेशन के सबसे करीब ले गया। कई हफ्तों तक जूरी ने 4 महिलाओं से भयानक और भावनात्मक गवाही सुनी, जिन्हें टीनेजर्स के रूप में एप्स्टीन द्वारा एब्यूज किया गया था। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे मैक्सवेल ने उन्हें तैयार किया था, उन्हें एप्स्टीन को खुश करने का तरीका सिखाया था और एब्यूज को नॉर्मल कर दिया था, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा था। प्रोसिक्यूशन ने मैक्सवेल को एक सोफिस्टिकेटेड प्रीडेटर के रूप में चित्रित किया, जो एप्स्टीन के अपराधों में एक आवश्यक पार्टनर थी। उसकी डिफेंस टीम ने तर्क दिया कि उसे एप्स्टीन के एक्शंस के लिए एक स्केपगोट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जूरी ने आरोप लगाने वालों की गवाही को मजबूर और विश्वसनीय पाया। दिसंबर 2021 में जूरी ने घिस्लाइन मैक्सवेल को उसके खिलाफ 6 आरोपों में से 5 में दोषी पाया, जिसमें नाबालिग की सेक्स ट्रैफिकिंग का सबसे गंभीर आरोप भी शामिल था। यह फैसला सर्वाइवर्स के लिए एक स्मारक क्षण था। इसने दशकों तक अविश्वसनीय और अनदेखा किए जाने के बाद उनकी कहानियों की एक कड़ी जीत और सत्यापन का प्रतिनिधित्व किया। आखिरकार एप्स्टीन नेटवर्क में एक प्रमुख व्यक्ति को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया गया। जून 2022 में उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यह एक महत्वपूर्ण दंड था, जिसने एक शक्तिशाली संदेश भेजा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति और कनेक्शन उन्हें हमेशा के लिए कानून से ऊपर नहीं रख सकते। जबकि एप्स्टीन अपने अंतिम निर्णय से बच गया। मैक्सवेल की सजा ने यह सुनिश्चित किया कि कम से कम एब्यूज के मुख्य अपराधियों में से एक को न्याय का सामना करना पड़ेगा।
जेफरी एप्स्टीन सागा का गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है, जो सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने अत्यधिक धन और शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव के बारे में एक कठिन और लंबे समय से लंबित वैश्विक बातचीत को मजबूर किया है। इस मामले ने यह उजागर किया कि कैसे शक्तिशाली कनेक्शनों, वित्तीय प्रभाव और कानूनी हेरफेर के नेटवर्क का उपयोग दशकों तक भयानक अपराधों को सक्षम और छिपाने के लिए किया जा सकता है। इसने न्याय प्रणाली के भीतर गहरी खामियों को उजागर किया, जिससे असहज सवाल उठे कि क्या जवाबदेही सभी पर समान रूप से लागू होती है, या यदि अभिजात वर्ग के लिए नियमों का एक सेट है और बाकी सभी के लिए दूसरा। इससे व्यापक सार्वजनिक निंदकता और प्रणालीगत सुधारों की बढ़ती मांग हुई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय की ऐसी विफलता फिर कभी न हो सके। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी, एक सांस्कृतिक घटना में बदल गया जिसने सीमाओं को पार कर लिया। एप्स्टीन, उसकी मौत और अनसील्ड फाइलों से संबंधित हैशटैग विश्व स्तर पर ट्रेंड हुए, क्योंकि लाखों लोगों ने सच्चाई को एक साथ जोड़ने के लिए सामूहिक प्रयास किया। इस डिजिटल आक्रोश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली संस्थानों और व्यक्तियों से पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक बड़ी सार्वजनिक भूख का प्रदर्शन किया, जबकि इस ऑनलाइन आंदोलन ने कहानी को सार्वजनिक चेतना में प्रभावी ढंग से रखा और अधिकारियों पर कार्रवाई करने का दबाव डाला। इसने गलत सूचना और निराधार षड्यंत्र सिद्धांतों के लिए एक उपजाऊ जमीन भी बनाई। वैध जांच और लापरवाही भरी अटकलों के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती थी, जो डिजिटल युग में जटिल मुद्दों को नेविगेट करने की चुनौतियों को उजागर करती है। इस मामले की झटके दुनिया भर में सत्ता के उच्चतम गलियारों में महसूस किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू को एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती को लेकर गहन जांच का सामना करना पड़ा, जिससे एक विनाशकारी टेलीविजन इंटरव्यू और सार्वजनिक कर्तव्यों से उनकी अंतिम वापसी हुई। उन्होंने बाद में वर्जीनिया गिफरे द्वारा लाए गए एक सिविल मुकदमे का निपटारा किया, जिससे ब्रिटिश राजशाही की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचा। अन्य प्रमुख हस्तियों को एप्स्टीन के साथ अपने जुड़ाव के बारे में कठिन सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे इस्तीफे और सार्वजनिक माफी मांगी गई है। इस घोटाले ने वैश्विक अभिजात वर्ग के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में काम किया है कि जुड़ाव के परिणाम होते हैं और एक अंतर जुड़ी दुनिया में कोई भी सार्वजनिक जांच से अछूता नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एप्स्टीन गाथा से सबसे महत्वपूर्ण सबक परिश्रम और सत्यापित तथ्यों के प्रति प्रतिबद्धता की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जवाबों की इच्छा समझ में आती है, लेकिन अप्रमाणित आरोपों और षड्यंत्र सिद्धांतों के प्रलोभन का विरोध करना महत्वपूर्ण है। न्याय की खोज को सबूत, विश्वसनीय पत्रकारिता और कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया भीड़ या गुमनाम आरोपों द्वारा। हम सर्वाइवर्स का उनके साहस का सम्मान करने के लिए केस के स्थापित तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करके और एक ऐसी प्रणाली से सार्थक जवाबदेही की मांग जारी रखकर आनी है जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक विफल किया। पूरी सच्चाई की खोज जारी रहनी चाहिए, लेकिन यह जिम्मेदारी और तथ्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित होनी चाहिए।